चाहते हैं। ये इसलिए रखा जाता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ बातें बताएं कि अगर मुझे जॉब निकालना हो, अगर मुझे कुछ पढ़ाई करना हो, तो हम किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाएं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और आप लोगों का कुछ क्वेरी हो, देखिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है लाइफ में, या बैंक बने, एसएससी या जेपीएससी या यूपीएससी या जो बनना चाहते बन सकते हैं। बस स्ट्रेटजी आप लोगों का सही होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी भी क्वालिफाई करना बहुत हार्ड है, कुछ नहीं, सब इजी। सही स्ट्रेटजी अगर हम बना कर स्टडी करें ना, हम लोग जानते हैं क्या करते हैं लाइफ में, एक जगह फोकस नहीं कर पाते, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जब पढ़ाई करना होता है तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होने लगता है। हम लोग सही अगर तरीके से अगर स्ट्रेटजी करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे स्पीच तो आप लोग बहुत सुनते ही रहते हैं, ठीक है। और चलिए हमारे बीच आ रहे हैं, आ गए हैं बेसिक क्वालिफाई किए। हमारे बीच हसीन सर हैं जो बहुत सारे बेरोजगार स्टूडेंट्स को जॉब दिलाए हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल। और कम एज में इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, आप देख लीजिए, सामने खड़े भी हैं। और प्लीज इनके लिए एक स्पेशल रही। हम चाहेंगे कि साक्षी में नंबर रीजनल मैनेजर झारखंड NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो बहुत सारे बेरोजगार और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट को कम से कम हजारों बच्चों को उन्होंने जॉब दिलाया, और बिहार और झारखंड के हैं। तो प्लीज साक्षी मैम, प्लीज सर। थैंक यू सर। आप लोग भी बैठ जाइए। और हम बुलाना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ होप इंस्टीट्यूट मजेंदु सर प्लीज़, और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर झारखंड गवर्नमेंट जो बहुत कम समय में इन्होंने फर्स्ट जीपीएससी टॉपर हैं, तो प्लीज़ सर आप आएँ और इनको एक बुके देकर सम्मानित करें। प्लीज़ खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। जिंदगी में कुछ बनना होता है तो हर एक सक्सेस पर्सन का हम लोग आइडल मानते हैं ना। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच डायरेक्टर सर आए, दो सब बताएं बच्चों को, ठीक है, कि आगे किस तरह के स्ट्रेटजी। हमेशा तो सर पढ़ाते हैं, लेकिन इस सेमिनार, इस काउंसलिंग में कुछ बच्चों को मोटिवेट करें, कुछ गाइड करें कि कम समय में बच्चे कैसे क्वालिफाई करें। तो प्लीज़ सर, तो डायरेक्टर सर से हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे, प्लीज़ आप आएँ और कुछ बच्चों को बताएं। जो हमारे स्टूडेंट लेट आए हैं उनको एक बार थैंक यू, है ना। बातें वहीं से स्टार्ट होगी। मैंने सभी को कहा था कि 7, 10 बजे, 10 बजे जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, लेकिन कुछ लोग लेट से आए, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं। दैट्स ओके, डजंट मैटर। आप लोग आए हैं, सबसे पहले एक बार अपने लिए जोरदार ताली दीजिए। नेक्स्ट आई से वांट टू से थैंक यू टू मिस्टर अलाउद्दीन सर, जो हमारे बीच हमेशा बच्चों के बीच तत्पर रहते हैं, बच्चों के बीच वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं एज ए सेक्टर इंचार्ज, एज ए सेक्टर मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच 1 ऑफ दिस होप इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आई वांट टू से थैंक यू फॉर मिस्टर हसीन अहमद सर, एज ए जनरल मैनेजर ऑफ झारखंड NIT प्राइवेट लिमिटेड। आपने नाम सुना होगा। जिन बच्चों को प्राइवेट सेक्टर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, जिनका इच्छा है कि रुझान में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जाऊं, प्राइवेट सेक्टर विप्रो में, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, कॉन्जिनेंट में, इन सारे कंपनीज में अच्छे पैकेज में लगभग 50,000 60,000 की सैलरी चाहिए होती है, उनके लिए ये काम करते हैं। और दूसरा इनका योगदान इस हमारे इंस्टीट्यूट में भी है एज ए रीजनिंग, ये रीजनिंग आपको पढ़ाते हैं, इनका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे बीच आज के गेस्ट जो हैं मिस्टर कौशिक अप्पू सर,
का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने 3 दिन के इस हज़ारीबाग के सफ़र में इन्होंने बहुत मुश्किल से समय निकाला और हमारे लिए 1-2 घंटे भी समय निकाले और आप लोग के बीच हैं। वैसे बहुत कम जगह जाते हैं ये। परसों मेरे पास एक फ़ोन आया, परसों 2 दिन पहले मेरे फ़ोन आया, एक मेरे फ्रेंड है मिस्टर हर्षवर्धन सर, और वो भी इस कोचिंग के फैकल्टी रह चुके हैं। एक फ़ोन आया और बोले कि सर एक हमारे मित्र है, कलीग है, वो एक छोटा सा सेमिनार रखना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा जरूर, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल रखें। फिर मैंने कहा ठीक है। मैं उनकी बातों को, कुछ फ्रेंड्स ऐसे लाइफ में हैं जिनकी बातों को मैं टाल नहीं सकता, मैं ना नहीं कर सकता। उनके लिए फिर जो बोलेंगे हाँ ही बोलेंगे मैं, और वो जो बात मेरे को बोलते हैं मेरे को पता है सब कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं कि सर को मैं बोलो ना तो नहीं कहें। आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको कोई काम कहते होंगे कि मुझे ये करना है, वो कभी ना नहीं कहेगा लाइफ में, क्योंकि वो पता होता है कि वो कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा है। तो मैंने हाँ कहा। फिर मेरी कौशिक सर से बात हुई, फ़ोन पे एक छोटा सा कन्वर्शन हुआ और बातों से मुझे लगा कि द पर्सन जो आपके बीच आज गेस्ट हैं आपके लिए, मिस्टर कौशिक कप्पू सर, वो काफ़ी कम एज में काफ़ी टैलेंटेड, और काफ़ी कम एज में काफ़ी टैलेंटेड, दैट मीन्स वी कैन से दैट, ऐसा कह सकते हैं कि 24 साल के उम्र में उन्होंने जेपीएससी क्वालिफाई की। और इस 24 साल की उम्र में लोग खेलते कूदते और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे भी 24 साल 25 साल 28 साल के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और वो एसएससी जीडी और ये लोकल लेवल छोटे छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। और इन्होंने 24 साल की उम्र में जेपीएससी क्वालिफाई किया। और जैसा कि मेरी जानकारी मिली है इनके बारे में, बहुत झारखंड के बहुत छोटे से शहर जहाँ कोई कोचिंग का कोई संसाधन नहीं है, देयर इज नो any such type of coaching for civil services, and even I think that there is no such type of coaching of general competition। कोडरमा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग से 60 किलोमीटर की दूरी पर। उन्होंने वहाँ से अपनी तैयारी शुरू की। वो यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे और ये यूपीएससी का तैयारी शुरू कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फॉर्म आया, इन्होंने फॉर्म को भरा और तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज की। स्ट्रैटेजी को चेंज करने के बाद इन्होंने तुरंत अपना स्टार्ट किया जेपीएससी का प्रिपरेशन में। और जैसा कि मुझे पता चला कि यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी में बहुत डिफरेंस है। इनको 1-1.5 महीना लग गया उन सारी चीज़ों को कंटेंट रेडी करने में, सिलेबस को देखने में, और फिर उन्होंने तैयारी की। और सबसे बड़ी बात क्या है, जेपीएससी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी क्वालिफाई किया, 7 to 10 जेपीएससी। झारखंड सरकार की नीतियों को तो हम लोग जानते हैं, एग्जामिनेशन थोड़ा देर से होती है। मैं तो बच्चों के बीच कभी कभी मजाक में ये भी बोल देता हूँ कि अपने कैरियर को यदि खराब करना है, कैरियर में चाहते हो कुछ ना करें, तो झारखंड की परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन लेट, सेशन लेट, ऐसा बहुत सारा चीज़ मैंने देखा है। इसलिए कभी कभी गुस्सा में ये बात निकल जाता है। लेकिन खैर जो भी हो, सरकार की नीति है, हमारी लड़ाई सरकार से, और मैं गवर्नमेंट हूँ नहीं, सिस्टम को चेंज कर नहीं सकता और सिस्टम में ही रह के काम करना है। और ये चीज़ें हो रही है और सिस्टम में यदि काम हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ परीक्षा है वो भी रिजल्ट भी आ रहा है। मैं छोटी सी कहानी बताऊंगी। हमारे फर्स्ट जो हमारा कोचिंग स्टैब्लिश हुआ था उसमें फर्स्ट बैच में 17 स्टूडेंट थे, ओनली 17 स्टूडेंट का मैंने एडमिशन लिया था। और तब मैंने वो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया था, कोई चार्जेस किससे नहीं लिया था। और वो 17 बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि 2017 में झारखंड दरोगा की बहाली आई। मैंने सीजीएल के बच्चों को बोला एक काम करो, सीजीएल सेंट्रल गवर्नमेंट तैयारी तो कर रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा एक काम करो, झारखंड दरोगा का वैकेंसी आया है, एक बार इसको देख लो। झारखंड का सिलेबस सिर्फ अलग है, बाकी सारे सिलेबस कॉमन है। और उन 17 बच्चों ने मेरी बात को समझा, मेरी बात को माना और वो झारखंड पढ़ना शुरू किया। और आज मैं बता दूं 17 बच्चे में 12 बच्चे ऐसे हैं जो झारखंड सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग थानों में आज पोस्टेड है। 17 में 12 बच्चे। रीजन क्या था कि वो बच्चे अचानक से कोई वैकेंसी और भर दी। इसलिए मैं बच्चों को भी गाइड करता हूँ कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करिए, डजंट मैटर, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई सामने आए तो उसको ना छोड़े, उसको भी लगे, क्योंकि आपका लक कब चमक जाए ये कोई नहीं जानता।
तो आप उन सारे परीक्षाओं को भी देख सकते हैं जो झारखंड लेवल पे आ रहा है। और आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि यूपीएससी का तैयारी करते हुए कोई बंदा और जेपीएससी 3-4 महीने की तैयारी में निकाले, सिर्फ 4 महीने का प्रिपरेशन। तो मैं आपको चीज बता दूं, ये प्रिपरेशन भले ही 4 महीने का था इनका, इन्होंने प्रिपरेशन 4 महीने किया, या फिर मैं यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं उनका प्रिपरेशन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है। लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट हु आर गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब, उनकी मेंटल प्रिपरेशन जो है बहुत कम उम्र से स्टार्ट हो जाती है। मेंटल प्रिपरेशन का मतलब ये होता है वो बचपन से या क्लास 10 से या 12 से ये सपना देखने लगते हैं कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, मुझे जेपीएससी क्वालिफाई करना है, मुझे एसएससी क्वालिफाई करना है, मुझे इन सारे एग्जाम्स को जाना है। तो यू हैव टू डू योर मेंटल प्रिपरेशन, और मेंटल प्रिपरेशन जब करोगे तो क्या होगा, एक समय आएगा, रिजल्ट आएगा, और जब एक लेवल पर पहुंचोगे ना एग्जामिनेशन के, तो बहुत सारे वैकेंसी आएगी और सभी का रिजल्ट आएगा। एक वो लेवल को गेन करना है, और जब लेवल को आप गेन कर लोगे तो रिजल्ट पक्का आएगा, मैं 100% गारंटी कर सकता हूं। उस लेवल को गेन करना है, युद्ध करना है, लड़ाई करना है। लड़ाई किससे करना है? आपस में लड़ाई नहीं करना है, उन क्वेश्चन से लड़ाई करना है जो एग्जामिनेशन में आते हैं, उन क्वेश्चन से लड़ाई करना है जो एग्जामिनेशन में आते हैं, उन किताबों से लड़ाई करना जिस किताब को आप पढ़ते हो, उन चीजों को समझना है जिन चीजों को आप हर रोज दिन रात पढ़ रहे हो, उन चीजों पे काम करना है, डेली रूटीन में वर्क करना है, डेली चीजों पे काम करना है, रिजल्ट आएगा। मैं गारंटी के साथ ये बात करता हूं, 100%। जो बच्चा लगा हुआ है पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ, उनकी रिजल्ट आ रही है और रिजल्ट आएंगे, और बहुत कम एज में आपकी जॉब होगी। अब बहुत सारे बच्चे जो बैठे हैं इसमें कहीं ना कहीं वो 21 साल का, 22 साल का होगा, और 24 साल के जेपीएससी क्वालिफाई आपके सामने बैठे हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, ऐसा एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे। सर के ही बैच में एक हमारा स्टूडेंट है गोपी कृष्णा, उसको मैंने 10th में पढ़ाया था, और 10th में बहुत अच्छा विद्यार्थी था, और वो भी 7 में क्वालिफाई किया। इस तरह काफी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो जेपीएससी क्वालिफाई किए हैं, बैंक में है, रेलवे में है, एसएससी में है। तो मैं चाहूंगा कि आप सर को एक रोल मॉडल माने कि सर ने कैसे तैयारी किया था। सर से अपना क्वेरी करें, जो भी मन में आपके डाउट है तैयारी करने में, जो चीजें प्रॉब्लम है, सर से बात करें, और सर से बात करने के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट करें इन सारी चीजों पर, ताकि आप आगे चल के कुछ कर सकें। होप इंस्टीट्यूट और होप इंस्टीट्यूट की सारी टीम, जितनी टीम मेंबर्स, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं 10-12 लोग, वो सारे 10-12 लोग आपके लिए हमेशा 24/7 आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। आपको जरूरत होगा, जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीजें पूरा करेंगे। बीच बीच में इस तरह का सेमिनार रखने का एक रीजन होता है, हम लोग को तो रोज सुनते हो आप लोग, लेकिन उन लोगों को सुनो जो एक अच्छे पोस्ट पे हैं, एक अच्छे जगह पे हैं, एक अच्छे क्वालिफाइड जगह पे, उनको सुनो। फाइनली मैं सभी बच्चों को एक बार थैंक यू बोलता हूं, और इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं, और उम्मीद करेंगे सर को बहुत अच्छे सुनेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को बताया, सच कहा जाता है कि किसी भी इंसान को पता नहीं होता है कि मेरी मंजिल कहाँ है। सच कोई नहीं जानता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, और सबको पता है कि अगर मेरी मंजिल अगर मुझे पता हो जाए तो हर बच्चा अपना टारगेट बना ले कि मेरी मंजिल यहाँ हमको पहुँचना है। इसलिए हमारे बीच एक यूपीएससी क्वालिफाइड की इन्होंने एक मोटिवेशन में शायरी ने किया था एक प्रतियोगिता दर्पण में, कि न जाने कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हम खुद से वादा कर लें कि मुझे 2024 फाइनली कंप्लीट होने में मुझे क्वालिफाई करना है, तो दुनिया कोई भी ताकत नहीं हो सकता है। तो हमारे बीच जो है डायरेक्टर सर, एक एग्जाम्पल में हमारे बीच जेपीएससी के टॉपर कौशिक अपू का एक एग्जाम्पल लिए, इनडायरेक्ट ने बहुत अच्छा बातें बताया। प्लीज़ उनके लिए एक स्पेशल क्योंकि कुछ बातें ऐसे होते हैं जिनका एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस जगह पर आएंगे, एक स्पेशल गेस्ट बनेंगे
और आने वाले फ्यूचर होप के स्टूडेंट्स को कुछ अपने शब्द से मोटिवेट करेंगे। तो क्या हम उम्मीद करें ना? श्योर। तो फिर हम बुलाना चाहते हैं हसीन सर, रीजनल मैनेजर इन झारखंड NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्लीज सर कुछ शब्द से बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन कीजिए। आज मिल रहा हूँ 4-5 दिन के बाद, है ना जी? चलिए, आज प्लान कुछ और था, कुछ और हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर ये है। मेरा कहने का क्या मतलब आप सब समझ गए? चलो, सर आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सर से ज्यादा सुने। बस मैं एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई ये जो वर्ड है ना कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ा जो खेल होता है गवर्नमेंट एग्जाम में क्लियर करने का, वो इसी वर्ड का होता है, कंसिस्टेंसी। कुछ एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझेंगे, और बस इस चीज को अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब जानते हैं कि भाई कोई एक पर्सन अगर उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो मोटा हो गया है मेरी तरह, तो क्या करेगा? जिम लगाएगा। क्या करेगा? वो जिम लगाएगा। अब वो जिम लगाएगा, वो अच्छा एक नया टी शर्ट खरीदेगा, जूता खरीदेगा, जिम चला गया। और जिम की शुरुआत होती है मंडे को। कब शुरुआत होती है? मंडे को। अब मंडे को वो जिम गया, एकदम फॉर्म में उतरा, और कुछ दिन जब वो जिम में दिन भर या 1 घंटा टाइम स्पेंड करेगा, उसका हाव भाव बिल्कुल अलग होगा। ऐसा लगेगा उसको कि यार मैं आज कुछ नया करने वाला हूँ। और जब वो जिम खत्म करके सीढ़ी से उतरेगा तो कूदता हुआ उतरेगा। कंटिन्यूटी चलेगी 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन। 15 दिन के बाद वो आईना के सामने खड़ा होगा, टी शर्ट अपना उठाएगा और देखेगा यार कुछ बड़ा नहीं रहा है। उसके बाद पेट के ऊपर हाथ मारेगा, बाहर ही निकलता जा रहा है। अब जब वो सोचेगा कि यार 15 दिन मैंने दिया, ना ये बढ़ रहा है, ना पेट कम हो रहा है, तो रहने दो। वो क्या करेगा? उसे छोड़ देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के युवा में और मैक्सिमम लोगों में कि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। तुरंत रिजल्ट कोई भी चीज का नहीं मिलता, इट टेक्स टाइम। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान के चलिए आप डोमिनोज या पिज्जा खाने जाते हैं, या तो फिर आप बर्गर वगैरह खाते हैं, तो क्या बर्गर खाते ही आपका पेट निकल जाता है? नहीं भाई, अगर बर्गर खाते ही पेट निकलता तो क्या कोई आदमी बर्गर खाता? नहीं। मान के चलो मैं बर्गर खा रहा हूं, अभी पेट मेरा इतना, एक बर्गर में इतना निकल गया, 2 में इतना, 3 में इतना, तो क्या बर्गर कोई खाता? नहीं खाता। लेकिन ये जो हमारा फैटनेस बढ़ता है बर्गर या पिज्जा या ऑयली सब्सटेंस खाने से, टाइम ऑन टाइम बढ़ता है। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यूटी रखी उसके खाने की, तब जाके आपका जो फैटनेस है वो क्या होता है? बढ़ता है। अरे यस या नो? अब कुछ सोच के देखो कि आपके फैटनेस को बढ़ने में कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। अगर सिर्फ 90 ml लगाने से हमारा लीवर खराब होता तो क्या आज शराब की दुकानें चलती? नहीं। लेट इट बी कि किसी ने पहली बार शराब पिया 90 ml और उसका लीवर खराब हो गया, तो कोई आदमी क्या शराब पीता? क्या वो फिर से पीता? नहीं पीता। होता क्या है, आपने पहली बार पिया, 1 हफ्ते के बाद पिया, दोस्त के बर्थडे में पिया, खुशी में पिया, गम में पिया, 1 साल पिया, 2 साल पिया, 5 साल पिया, 10 साल पिया, अचानक आप डॉक्टर के पास गए और बोला कि भाई अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आपका राम राम। क्या एक दिन में कुछ हुआ? नहीं हुआ। आपने रोज रोज कंसिस्टेंसी रखी, तब जाके आपका हेल्थ क्या हुआ? खराब। अगर एक दिन में हमारा लीवर खराब होता पहली बार शराब पीने से, तो भाई आज इतनी शराब की दुकानें नहीं चलती। क्या एक सिगरेट पीने से कभी हेल्थ खराब होता है? नहीं ना जी। अगर एक सिगरेट पीने से मुझे खांसी हो जाए, मैं डॉक्टर के पास जाऊं और बोले कि भाई बस इसका हो गया है आपका काम तमाम, अगली बार मैं सिगरेट पीऊंगा? नहीं। मेरे फैमिली में कोई पिएगा? नहीं। एवरीथिंग हैपेंस जब आप उसको रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद वी पीपल इज दैट कि हम चाहते हैं कि एक दिन में हमें आउटपुट मिले, 1 महीने में आउटपुट मिले, 2 महीने में आउटपुट मिले, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। If you want to be successful, you have to be consistent.
खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप सब ब्रश करते हैं, जनरली वी यूज टू ब्रश आवर टीथ फॉर 2 to 3 मिनट्स, हर रोज आपने 2 मिनट किया, बहुत सारे लोग सुबह भी करते हैं और शाम में। एक बार मैं एक काम करता हूँ कि मैं रोज ब्रश नहीं करता, 3-3 मिनट मिला के मैं एक सप्ताह के बाद डायरेक्टली 24 मिनट ब्रश कर देता हूँ। वही बात है ना भाई, 7 दिन में या 21 मिनट में डायरेक्ट संडे का संडे ब्रश करता हूँ, रोज नहीं करता। 21 मिनट अ वीक। तो आप रोज क्यों करते हैं? ताकि आपका दांत साफ रहे। भाई आप एक वीक के बाद भी कीजिएगा ना, तब भी आपकी दांत खराब नहीं होगी। बस ये बात है कि उस एक सप्ताह में आपके साथ कोई बैठेगा नहीं। हाँ भाई, इसका मतलब ये है कि एक सप्ताह ब्रश नहीं करोगे, मुंह आपका महकेगा, तो कौन बैठेगा आपके साथ? हर चीज में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? कंसिस्टेंसी की। आज का युवा प्लान बनाएगा, रूटीन बनाएगा, एक दिन 10 घंटा पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, चौथे दिन वो नहीं पढ़ेगा। कभी भी अगर आप सक्सेसफुल लाइफ में बनना चाहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। 2 घंटा पढ़े लेकिन रोज पढ़े। 2 घंटा, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो दिवाली, ये आने वाले 3 त्योहार, आपको रोज पढ़ना है। मैं देख रहा हूं, व्हेन आई वाज हियर यस्टरडे, मैंने देखा कि जो परसेंटेज हुआ करती थी वो परसेंटेज कल नहीं था क्लास में। इट मींस कि बच्चे अपने त्योहार में बिजी हो गए अभी से। अरे भाई अभी टाइम है, त्योहार इस साल भी आया है, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा। लेकिन अगर आप ये जो समय अभी जो वेस्ट कर रहे हैं, ये यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, क्या ये वापस आएगा? नहीं। और हमेशा याद रखिएगा, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, आप अर्न नहीं कर सकते। आज से एक दिन एक चीज एकदम ध्यान में बिठा लीजिए कि भाई आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। मैं अगर एक छोटा सा स्टोरी बताऊं, आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। मेरा घर में गांव में एक स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल, वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। When I started schooling in VCS, that is विवेकानंद सेंट्रल स्कूल, टीचर्स बोलते थे मेरे पापा को कि यार कहाँ ले आए इसको, ये पढ़ नहीं पाएगा। अब यकीन नहीं कीजिएगा, एक साइंस का आंसर अगर 45 वर्ड्स का मैं लिखता था तो उसमें 45 वर्ड्स में मिस्टेक होते थे, सॉरी 40 वर्ड्स में मिस्टेक होता था, इज एम आर छुड़ा के, वो मुझे लिखना आता था। लेकिन मैं अगर आज एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में फॉलो करते हैं, तो नो इट कि मैं हर वीक कहीं ना कहीं जाके इवेंट लेता हूं थ्रू आउट द कंट्री इन अ क्राउड ऑफ 500 to 1000 पीपल। लास्ट वीक आई वाज इन जमशेदपुर यूनिवर्सिटी। तो मैं अगर अपने आप को बनाया हूं तो उसमें भी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू स्टडी रेगुलरली, यू हैव टू लर्न। I will not take much more of time because we have a guest of honor, Mr. Kaushik Kapusar, a very fantastic personality. I was having a talk with him, मैं अभी बातचीत उनसे कर रहा था, और he will tell you many things. He will guide you कि भाई आप कैसे one life, one aim, one goal लेके आगे बढ़ सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। और सारी चीज जो हमारे अंदर आती है वो पढ़ने से ही आती है। मैं भी अगर बोल रहा हूं अभी आपको, जो आप समझ रहे हैं, ये भी रीडिंग से आई है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आप सीखेंगे। तो आज से अपने लाइफ में एक चीज इंप्लीमेंट करेंगे, वो क्या है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू चेंज योर थॉट। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं हर सेमिनार में ये वर्ड यूज करता हूं, आपको भी बताता हूं, और आपने शायद रील्स वगैरह में भी ये वर्ड सुना होगा कि एक कुम्हार एक बार चिल्लम बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? चिल्लम। जब वो कुम्हार चिल्लम बना रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे देखती है और पूछती है कि क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बोलता है कि चिल्लम बना रहा हूं, आजकल बड़े ट्रेंड में है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि भाई गर्मियों का दिन आ रहा है, आप ये चिल्लम मत बनाओ, सुराही बनाओ। तो कुम्हार क्या करता है? उसमें पानी डालता है, उसका शेप बदल देता है, और शेप बदलने के बाद मिट्टी से आवाज आती है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे चिल्लम बना रहे थे, अब सुराही बना रहे हो। तो कुम्हार बोलता है मैंने अपनी सोच बदल दी।
तो मिट्टी से जवाब आता है कि भाई तुमने तो अपनी सोच बदली, मेरी जिंदगी ही बदल गई। पहले तुम मुझे चिल्लम बना रहे थे, इसमें तंबाकू भरा जाता, खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो, इसमें जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल रखूंगा। तो एक सोच बदलने से मेरे भाई दुनिया बदल सकती है, कायनात बदल सकती है। मैं इसी वर्ड से अपनी बात, अपनी वाणी खत्म करता हूँ और मैं चाहूंगा कि सर आपको अच्छी चीज सिखाए। थैंक यू फॉर दिस। आप लोग का भी थैंक यू। सर ने बहुत सारी कम शब्दों में बहुत सारा बात बताया कि कंसिस्टेंसी लाइफ को चेंज कर देता है। लेकिन बात तो सही है, अगर इरादा पक्का हो तो एक पत्थर उछाल के फेंकिए तो आसमान में भी होल हो सकता है। क्या नहीं होगा कि नहीं होगा? अगर इरादा अगर आप ठान लें कि मुझे कुछ लाइफ में करना है तो कोई रोक सकता है आप लोगों को? नहीं रोक सकता। हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम जो बुलाने जा रहे हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जिनके लिए आप लोग काफ़ी बेताब हैं और एक्साइटेड भी हैं कि ठीक है ना? तो हम बुलाना चाहते हैं कौशिक अप्पू, असिस्टेंट डायरेक्टर इन झारखंड गवर्नमेंट। तो प्लीज सर। Good morning, students. Good morning. First of all, I would like to thank Director Sir and teachers of Hope Institute और आप लोगों को भी for such a very warm and heartful welcome. Thank you all. और मैं यहाँ पे है एक छोटा सा प्रॉपर एक कोर्स ही डिज़ाइन करके लाया हूँ, क्योंकि जहाँ भी इंटरेक्शन होता है तो एक प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग का कोर्स है वो मैं आप सबके साथ लाया हूँ। तो पहले हम उस कोर्स को देखते हैं, उसके बाद जो आपके क्वेरीज होंगे उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है? तो कोर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे कोर्स का नाम है कैरियर काउंसलिंग कोर्स। कैरियर काउंसलिंग कोर्स, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कोर्स में हम सीखने क्या जा रहे हैं और इस कोर्स का महत्व क्या है। पहले ये कोर्स है क्या, तो ध्यान से आप समझिए कि पहले जब आपने ये वर्ड सुना कैरियर काउंसलिंग कोर्स, तो आपके दिमाग में क्या आया? कैरियर से रिलेटेड आया, या फिर किसी के दिमाग में आया होगा जिसको भी जो कैरियर करना है, मान लो किसी को यूपीएससी करना है तो उसके दिमाग में क्या आया होगा? यूपीएससी आया होगा। अगर किसी को मान लीजिए जनरल का तैयारी करना है तो उसके दिमाग में क्या आया होगा? जनरल कंपटीशन आया होगा। तो जब आप इस कोर्स को सुनते हैं तो आपको जो सेंटर जो होता है वो आता है कैरियर। बट मैं कहना चाहता हूँ इस कोर्स का जो डिज़ाइन है इसके सेंटर पे कैरियर नहीं है, इसके सेंटर पे डिसीजन मेकिंग। इसके सेंटर पे क्या है? डिसीजन मेकिंग। और ये पूरा कोर्स डिसीजन मेकिंग पे है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल से देखिए, कभी भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? पहले उसको जान लेते कि वो चीज में हम लोग लिए सही रहेगा। देखिए डिसीजन मेकिंग कब होता है? जब आपके पास चॉइसेस हो, 4-5 चॉइसेस हो। तो जब चॉइसेस आपके सामने होते हैं तो आपके पास क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपके पास इतने सारे मेनू हैं, तो आप इसमें कौन सा खाना चाहेंगे? आप बताइए क्या खाना चाहेंगे? ये पिज्जा दिख रहा है? आप बताइए क्या खाना चाहेंगे? बर्गर। क्या ऐसे सच में होता है कि आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि क्या खाना है? नो सर। डाउट होता है ना, Yes, कंफ्यूजन होता है, दोस्तों से बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ड्रेस आपको लेना है?
कंफ्यूजन होता है। आप रिकॉल कीजिए लास्ट टाइम आप मॉल में गए, हजारीबाग में तो हर जगह मॉल है, आप लास्ट टाइम 10 बार अगर मॉल में गए हैं या 5 बार गए तो कितने बार आपने कपड़े खरीदे हैं और कितने बार खाली हाथ आ गए? 2 बार खरीदे, 3 बार खाली हाथ। लेकिन ऐसे पॉसिबल है 5 बार में? मैं तो लास्ट 5 बार गया, मैंने कुछ नहीं खरीदा। कंफ्यूजन। जब पढ़ने बैठते हैं, अभी आप इस कोर्स के बाद घर जाइएगा, पढ़ने बैठिएगा, तो फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा? कंफ्यूजन है कि नहीं? तो और लास्ट एग्जांपल मैरिज का भी है। क्या फिक्स है कि किससे शादी करना है? तो देखिए जिंदगी का हर एक पॉइंट हो, अगर आप ये देखें वहां पे आपका हर एक पॉइंट में कंफ्यूजन है। तो इस कोर्स का यही महत्व है कि इस कोर्स के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं होगा। चाहे आपको खाने का चॉइस करना हो, आपको कपड़े का करना हो, पढ़ाई का करना हो, करियर का करना हो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और कंफ्यूजन का ये खासियत है कि 50% ऑफ अगर आप कभी ऑब्जर्व करें अपने पूरे डे को, तो 50% के आसपास का आपका समय और एनर्जी सिर्फ कंफ्यूजन में ही वेस्ट हो जाता है। मैथ्स अगर पढ़ने बैठ भी जाइएगा ना, तो 15 मिनट बाद लगेगा कि रीजनिंग छूट जा रहा है, जीएस में हिस्ट्री छूट जा रहा है, मैथ्स पे फोकस ही नहीं रहेगा। तो ये कोर्स क्या है, ये आपको समझ में आया? यस सर। इसके सेंटर पे डिसीजन मेकिंग है, और कोई भी हो, चाहे वो क्लोथ्स का हो, करियर का हो, एनीथिंग, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कोर्स क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्लियर हुआ? यस। तो ऐसा नहीं है कि इट विल ओनली हेल्प यू इन सेलेक्टिंग अ कोर्स, अ करियर, इट विल आल्सो हेल्प यू टू सेलेक्ट और बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग यू डू। क्लियर? तो हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर आपको करियर चूज करना हो, अगर आपको फ्रीडम दिया जाए कि आपको करियर चूज करना है, तो आप किस बेसिस पे अपने करियर को चूज करेंगे? नॉलेज। एनी मोर आंसर? सर सैलरी के बेसिस पे? सबसे पहला टाइम जो कम लगेगा, सैलरी ज्यादा होगा। तो सैलरी भी ज्यादा चाहिए और टाइम भी कम चाहिए, मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। अगला सर रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट। लेकिन अच्छा, ये जो चारों पॉइंट बोला आपने, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, इसमें कोई भी अगर करियर का चॉइस करना होता है तो वो किस आधार पे करता है? मनी के हिसाब से। मनी तो है, लेकिन मनी के भी आगे कुछ है। रिस्पेक्ट और पोस्ट। हाँ सर। बोलिए। सर पोस्ट। सर वो जूम है। ओके। से भी आगे आता है, पावर से भी आगे आता है, क्या आता है? तो आज अगर किसी को भी करियर का चॉइस करना हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरेस्ट के आधार पे करेगा। तो इंटरेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, सारे चीज को हम लोग साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इंटरेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप किसी चीज, अगर आप करियर का या खाने का भी अगर चॉइस करते हैं इंटरेस्ट के आधार पे, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा जाते हैं सर, इसमें ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, यस फर्स्ट डिसएडवांटेज। फैमिली का लोड भी हो जाता है। सेकंड, फैमिली का लोड। फैमिली प्रेशर, मतलब इंटरेस्ट वर्सेस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, दोनों कॉन्फ्लिक्ट में। सर ये भी होता है जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है वो चीज नहीं कर पाते, उसके अलावा दूसरा चीज करना पड़ेगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट। यस सर। और क्या इंटरेस्ट का डिसएडवांटेज हो सकता है? आवर इंटरेस्ट लाइज एट रॉन्ग प्लेसेस। अगर किसी के पास एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट हमेशा गलत जगह पे लाई करेगा।
एग्जाम्पल एक बच्चे को ले लीजिए, उसके पास मान लीजिए कि ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और उसको 10 खाने का ही ऑप्शन दीजिए, या आप ही को मैंने जो ऑप्शन दिया था खाने का, आपने क्या चूज किया था? पिज्ज़ा और बर्गर। क्या पिज्ज़ा और बर्गर आपके मेंटल या फिजिकल किसी के लिए भी यूजफुल है? नो सर। पिज्ज़ा कैसे बनता है? मैदा से मैदा कैसा मैदा? सर सड़ा जो मैदा सड़ जाता है उसको फिर आई थिंक फर्मेंटेशन किया जाता है, फुलाया जाता है, वो शेप ले लेता है, फिर उसमें मिर्च मसाला डाल के बर्गर बनाया जाता है। तो वो ना ही आपके बॉडी के लिए यूजफुल है और ना ही माइंड के लिए। किसी बच्चे को आप अगर 10 ऑप्शन देंगे खाने का तो वो कौन सा चूज करेगा? सर क्या सर बचपन कितना साल का होगा? तो उसके हिसाब से बताइए ना सर। देखो चाइल्ड का डेफिनेशन है ना, वो 5 साल से बड़ा होगा और 18 साल से कम होगा। सर तो मेनली सर चॉकलेट पिज्जा या चॉकलेट सर। जो भी आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो खाने का ये खासियत है कि वो ना तो आपके बॉडी के लिए यूजफुल है और ना ही माइंड के लिए, वो बस क्या है, थोड़ा सा टेस्टफुल है। तो क्या इससे ये पॉइंट क्लियर हुआ? आवर इंटरेस्ट लाइज एट रॉन्ग प्लेसेस। और मैं सबसे बड़ा अगर उदाहरण इसका देना चाहूंगा तो वो है आपका यूट्यूब। मान लीजिए यही हमारा वीडियो देखिए, हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, हाउ मेनी व्यूज आर वी गोइंग टू गेट? सर नॉर्मली 150 मैक्सिमम। देखिए मैं अगर पर्सनली इसको प्रमोट नहीं करूँ तो हार्डली आपका 200 जाएगा, प्लस जाएगा सर, और मतलब 200 व्यूज जाएगा और हार्डली आपका 20 या 30 लाइक्स जाएगा। यस और कुछ ऐसा अगर वीडियो होता कि मान लीजिए कि जैसे आईपीएल का मैच होता है ना, और भाड़े पे कुछ डांसर्स को बुलाया जाता है, यस सर। मान लीजिए हमने उन डांसर्स को भी बुला लिया और उनका प्रोग्राम करवाया, क्या कर सर? तो उन पे कितने व्यूज जाते? सर बहुत करोड़ों में मिलियंस में जाते मिलियंस में हैं। सर। अब बोलिए कि 2 वीडियो है, वन वीडियो विच विल गिव यू डायरेक्शन इन योर लाइफ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यस सर। जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और एक वीडियो जो सबसे घटिया है कि आप पढ़ भी रहे हो और वो वीडियो कहीं से भी मतलब उसमें एक आवाज भी आ गया तो आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन दोनों में से लाइक्स किस पे ज्यादा जा रहे हैं? सर जो खराब वीडियो उस पे। तो ये आपको समझ में आया कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ लाई करता है? गलत जगह पे। तो इंटरेस्ट के आधार पे अगर आप कोई भी चीज का चॉइस कर रहे हैं, आप प्रॉपर समझ जाइए कि वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट, और बेसिक नीड्स। हमारा बेसिक नीड्स क्या है? क्लोज फूड सर, क्लोथ्स फूड्स और सर सबको जो खाने पीने का घर में यूज होता है मार्केट नहीं, वो क्लियर हो गया, और कुछ नया। सर जो अपन को इंटरेस्ट है BMW कार लेने का मैंने वो बेसिक नीड नहीं हुआ एक तरह से। तो देखिए इसका 2 आंसर है। पहले आप क्या है, इस पे आपका बेसिक नीड डिपेंड कर रहा है। अगर आप खुद को एक बायोलॉजिकल इंसान मानते हैं तो आपकी बेसिक नीड होगी रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अगर आप खुद को एक इंटेलेक्चुअल मानते हैं, अगर आप खुद को एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना मानते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तब आपकी बेसिक नीड्स क्या होगी? एजुकेशन, गुड थिंकिंग, गुड कंपनी, गुड बुक्स, गुड एनवायरनमेंट, ये आपकी बेसिक नीड्स होगी। तो इंटरेस्ट हमारे जो बेसिक नीड्स है, जो कॉन्शियसनेस के, वो फुलफिल नहीं करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो? सर नॉट क्लियरली। पहले समझिए बेसिक नीड्स क्या है। सर बेसिक नीड्स हम लोग का कपड़ा मकान रोटी खाना। नहीं, अगर आप खुद को क्या मान रहे हैं, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का, सुभाष चंद्र बोस का, तो उनका क्या बेसिक नीड्स ऐसा कुछ है कि उनको कपड़ा पे ध्यान है, खाने पे ही ध्यान है? उनका ध्यान कहाँ पे था? देश को आजाद कराने में।
देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने एक आर्मी बनाई थी, उस आर्मी का नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज था। तो आप समझ रहे हैं कि जब आप खुद को एक कॉन्शियस, जब आपके बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं, अगर आप मैस्लो, ये जो बेसिक नीड्स है ना, इसका एक साइकोलॉजिकल थ्योरम भी है, इसको कहते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, ऐसा कुछ है, जिसमें वो कहता है कि पहले इंसान को फूड चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये जब पूरा हो जाता है फिर क्या चाहिए? फिर साइकोलॉजिकल नीड्स अराइज करते हैं, जिसमें आपका यही आता है, गुड एजुकेशन चाहिए, गुड कंपनी चाहिए, गुड बुक्स चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, वो साइकोलॉजिकल नीड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, ये आपका इंटरेस्ट कभी भी आपके साइकोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है, उसको फुलफिल नहीं करता है। आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड हैं, वो इसलिए है क्योंकि या तो वो सोशली कंडीशनड है। सोशली कंडीशनड मतलब जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट सब कोई खेलते हैं, इसीलिए आपको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो वो आपके कॉन्शियसनेस को नहीं बढ़ाता है। कॉन्शियसनेस को कुछ लिमिटेड चीज ही बढ़ाता है, जिसको आपको सेलेक्टिवली चूज करना होता है, इंटरेस्ट से कभी नहीं आता है। आप अच्छा, यहाँ पे कितनों ने भगवत गीता पढ़ा है? या फिर कितने लोग स्पेशली मतलब जाते, जैसे सर ने बोला ना कि वो जमशेदपुर गए थे एक प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए, उस प्रोग्राम को सुनने के लिए कितने लोग गए थे? तो इंटरेस्ट देख रहे हैं कि इंटरेस्ट आपका नॉलेज में, नॉलेज को कैसे बढ़ाए या फिर गुड कंपनी में कैसे रहे। इंटरेस्ट इन चीजों में कभी नहीं होता है। इंटरेस्ट कहाँ पे होता है? पार्क में जाओ, खेलने जाओ, यूट्यूब देखो, इंटरेस्ट यहीं पे होता है। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर होगा? Yes, sir. में जितने भी लोग अपने इंटरेस्ट के आधार पे कुछ भी लेते हैं, वो सभी फेल करते हैं, या फिर दे ऑलवेज फील फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। इसका मैं दो सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज दोज स्टूडेंट्स हु टेक साइंस एज देयर स्ट्रीम इन क्लास 11 एंड 12। 10th के बाद तो आपके पास ऑप्शन है, क्या चूज करूं? सब इंटरेस्ट के आधार पे क्या बोल देते? साइंस। और फिर 11th-12th में आपको कैसा लगा था? बहुत खुशी हुआ था, जन्नत जैसा एहसास हुआ था, सपने भी आते थे रोटेशन मैकेनिक्स के, काइनेटिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स के, उससे तो डर लगता था ना। 11th-12th कैसा गया था, कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला। किसी चीज से आप प्यार करते हो तो समय क्या होता है? इनफिनाइट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब समय है, कब दिन है, कब रात है। और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बोरिंग भी लगता है, डर भी लगता है, समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो ये पहला एग्जांपल क्लियर हुआ कि इंटरेस्ट के आधार पे आपने जो लिया था, उसके बाद क्या हुआ आपका हाल? सर बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट का नाम जो चीज लेते हैं वो चीज फायदा भी करता है, कभी नहीं करता है। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे बड़ा मैरिज जानते हैं, लव मैरिज होता है, Yes, sir. इंटरेस्ट के आधार पे होता है। जस्ट गिव मी डेटा कि हाउ मेनी लव मैरिजेस एंड इन डाइवोर्स। सर 91%, yes sir. According to a US based study, 40 to 50% of love marriages end in divorce. 40 to 50%। मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, कॉमन सेंस तो आपको ये बताएगा अरे लव मैरिज उसमें तो डाइवोर्स होगा ही नहीं, बट डेटा क्या कहता है? 40 to 50%। तो जिस चीज पे आप इंटरेस्टेड थे क्या हुआ? आप खुद का भी एग्जांपल ले लीजिए, बचपन में आप किस चीज में इंटरेस्टेड थे? सर डांस। और छोटे में जब बच्चे थे, अगर आप बहुत छोटे थे, अगर आपको एक छोटा सा साइकिल भी मिल जाता या बच्चे को एक डॉल मिल जाता, आपको वही चाहिए था। उस समय आपको यूपीएससी नहीं चाहिए, उस समय आपको 5 करोड़ का बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। आपके लिए क्या है सर्वप्रथम? साइकिल, टेडी और अ डॉल। अब क्या हुआ? अब अगर दिया जाए, डॉल दिया जाए, साइकिल दिया जाए, आप बोलेंगे
अभी पढ़ना है क्योंकि कुछ एग्जाम निकालना है। तो क्या हुआ आपके इंटरेस्ट का? खत्म सर। इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है और कैसे Change वो हो जाता है। और अगर उसी को पकड़े रहे, जैसे कोई व्यक्ति है वो भी डॉल को पकड़े रहे, उसको हम पढ़ा रहे हैं कि यूपीएससी कैसे निकालो, लेकिन कोई बच्ची को अपने डॉल कैसे हग करके रहे, क्या होगा उसका? फ्रस्ट्रेशन होगा। वही तो लव मैरिजेस में होता है। तो दो सबसे बड़ा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो सब करते हैं, मतलब जो साइंस ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, दे ऑल फील फ्रस्ट्रेटेड। जैसे सब सुन के लेता है कि साइंस लेना चाहिए, अच्छा रहे, वो तो ऐसा बोलता है। तो ये क्लियर हुआ ये इंटरेस्ट के सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ये कहानी भी है, सर पढ़े हैं सर? हम लोग पढ़े हैं। 10th में पढ़े हैं। यस सर। तो कहानी का नाम क्या है? सर इतना पता है सर, एक थीफ और ये थीफ है। यस ये सर। इसका हॉबी है, इसका इंटरेस्ट क्या है? चोरी करना। चोरी करना। और क्या होता है, ये जाता है वहां पे, तो लास्ट में क्या होता है, पकड़ा जाता है। यस सर, लेकिन फिर भी सर दिमाग लगा वहां से निकल भी जाता है। नहीं, निकलता नहीं। जब पकड़ा जाता है, लास्ट एंडिंग क्या होता है कि वो जेल में सोच रहा होता है कि जिसने मुझे पकड़ाया वो कितना बुद्धिमान था। लास्ट सीन यस ये सर। है। तो जिसका भी इंटरेस्ट है, लास्ट में क्या होता है, ये छोटा सा एग्जांपल है बस। ये लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मतलब इंटेलेक्चुअल भी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। योर इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। कहने का मतलब है जिस चीज को आप बोलते हो ना कि वो मेरा इंटरेस्ट है या वो चीज मेरा है, वो एक्चुअली आपका है ही नहीं, कॉपी है किसी और का कॉपी है। कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे लोग यूपीएससी कर रहे हैं तो बाकी लोग करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ, तो आप किस चीज में इंटरेस्टेड है? यूपीएससी में। यूपीएससी में आप इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि आप हजारीबाग में नॉर्थ इंडिया में, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहां पे यूपीएससी का क्या वैल्यू है? अमेरिका किस चीज को वैल्यू देता है? सर मेरी बिजनेस, इकोनॉमी। वहां पे जिसके पास ज्यादा पैसा है वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है, उसकी ज्यादा वैल्यू है, अर्थव्यवस्था की ज्यादा वैल्यू है। और हमारा नॉर्थ इंडिया का ऐसा कल्चर है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, कि जहाँ पे हम यूपीएससी को ज्यादा वैल्यू देते हैं। नहीं तो वो वैल्यू नहीं देते। कौन अपना 10 साल बर्बाद करे? 99% लोगों का तो 10 साल बर्बाद ही होता है ना, 1% का तो सिलेक्शन होता है। तो जिस चीज को आप बोल रहे हो ना कि वो आपका इंटरेस्ट है, वो एक्चुअली एक सोशल कंडीशन है, सोशल फ्लो है जिसमें आप भी बह चले जा रहे हो। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट। अब ब्राजील में होता है, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या होता है? फुटबॉल। तो वो आपका इंटरेस्ट है क्या? वो एक फ्लो है, सोशल फ्लो है। सोसाइटी जिस धारा में बह चली जा रही है, आप भी उस धारा में। तो वैसे ही हो गया ना, जैसे अगर कोई बोलेगा कि मतलब सर जैसे कोई आईएएस ऑफिसर आ रहा है तो देखेगा कि हाँ इतना सारा गाड़ी आ रहा है, ऐसा है वैसा, कोई बॉडी गार्ड है, तो सामने में लगेगा कि हाँ हमको भी आईएएस बनना चाहिए, मतलब वो चीज़ करना चाहिए। फिर बाद में पता चलता है कि बहुत मुश्किल है, वो बहुत टफ है करना। टफ है। आपने पता है, आपने बस एक छोटा सा पिक्चर देखा है। मतलब जैसे अगर कहें ना कि जैसे आप सच में किसी एक्ट्रेस से मिले हैं क्या? नहीं सर, नहीं मिले ना। से मिले। They are also normal like us। वो क्या होते हैं ना, वो बस बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं। तो आप बस क्या करें ना, 24 आवर्स में आप बस उस पिक्चर को देख रहे हैं जब उसने मेकअप किया हुआ है। आप बस उस पिक्चर को देख रहे हैं, उस 1 घंटे को देख रहे हैं, बाकी 24 आवर्स देखिए। They are same like us। तो सेम आईएएस ऑफिसर्स का भी हो रहा है कि जब वो ऑफिस में जाते हैं या फिर किसी फील्ड विजिट में जाते हैं, किसी केस की जांच में जाते हैं। अगर मैं भी किसी केस की जांच में जाऊं ना, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए होता है। 3-4 पुलिस ऑफिसर मेरे पास भी रहेंगे। या फिर जब मजिस्ट्रेट ड्यूटी में हम जाते हैं, जब भी जैसे दुर्गा पूजा है मजिस्ट्रेट ड्यूटी होगा, होली है, मुहर्रम है मजिस्ट्रेट ड्यूटी होगा, तब हमारे पास भी 4-5 पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे मिनिमम। तो आप बस उस पिक्चर को देखिएगा और बाकी हम मेरा जो समय जा रहा है, क्या काम हम कर रहे हैं, उसका क्या आउटपुट है, उस चीज को आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं।
तो वापस इसमें आते हैं, जिस चीज को आप बोल रहे हैं कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है, वो एक्चुअली में क्या है कि आप सोसाइटी के जो फ्लो है, सोसाइटी का जो रिवर में है, आप उसी में बह चले जा रहे हैं, वो आपका है ही नहीं। तो इंटरेस्ट का 4 प्रॉब्लम हमने देखा। कहीं भी इंटरेस्ट के आधार पे आप कुछ भी चूज करते हैं, ये चारों प्रॉब्लम उसी से एसोसिएटेड रहेंगे। तो इंटरेस्ट के आधार पे किसी भी चीज का चॉइस नहीं करना है, तो किसके आधार पे करना है? इंटरेस्ट क्या है? किसी ने अपना घर बनाया, घर बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कहाँ बनाया? रेत पे बनाया, तो उसका क्या होगा? वैसे इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है बट लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाता है। इट इज अ वेरी वीक बेस। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? ये चीज होती है इंटेलिजेंट चॉइस। अभी होता क्या है इसको समझिए। देखिए इंटरेस्ट क्या है कि आप ऑलरेडी उस नदी में हो, आप बहे चले जा रहे हो। पूरे इंटरेस्ट के डिसएडवांटेजेस में हमने देखा कहीं भी आप ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपनी बुद्धि से नहीं सोचते हैं कि कौन सा चॉइस अच्छा है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे तब वो चीज हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट चॉइस। इंटेलिजेंट चॉइस कैसे करें, किन किन लोगों ने किया है, उसको हम आगे देखते हैं। हाउ टू मेक इंटेलिजेंट चॉइस। देखिए अभी जितना भी क्लास है, मतलब अगर आप बस 2 चीज सीख ले इस क्लास से, हाउ टू मेक इंटेलिजेंट चॉइस एंड हाउ टू मेक कॉलिंग, लास्ट में एक रहेगा, 2 में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए अपने लाइफ में, या समझ जाइए, यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। ये सब एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी छोड़ दीजिए, यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। ऐसा डायमेंशन जो मतलब हिस्ट्री में आपका नाम लिखा है। इतने पावरफुल फॉर्मूला है ये। समझिए कि हाउ टू मेक इंटेलिजेंट चॉइस, इसको समझने के लिए हमको पहले समझना होगा ये 2 चीज को। बॉडी सेंट्रिक मॉडल ऑफ चॉइस। बॉडी सेंट्रिक मॉडल ऑफ चॉइस क्या होता है, इसको समझते हैं। कि जब भी कोई चॉइस आपके सामने आए, आप उस चीज का चुनाव कर रहे हैं जिसका डिमांड आपकी बॉडी कर रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं एनिमल्स का। एनिमल्स दिन भर में क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं, घूमते, वो सब। यही 2 चीज में आ जाएगा, खाना, सोना, रेस्ट करना। ठीक है, तो खाना किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। रेस्ट किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। हमारे कॉन्शियसनेस को रेस्ट चाहिए। जब आप एक अच्छे, अभी मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्शियसली आप चाहेंगे कि इस चीज को रोक दो और मैं सोने चले जाऊं, अभी आपको नींद भी नहीं आएगा। सत्संग होता है ना, या फिर जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बात किए जाते हैं, मतलब जीएस का ही कुछ अच्छा बात किया जा रहा है, तो फिर जब आपका इंटेलेक्ट एक्टिव हो जाता है, कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 घंटे तक आपको कोई तरह का आलस या नींद नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस को नींद नहीं चाहिए, लेकिन बॉडी को नींद चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसा चॉइस कर रहे हैं जिसका डिमांड, जिसके केंद्र में आपका बॉडी हो, सेंटर में क्या हो? बॉडी या बॉडी की नीड्स हो, तो उसको हम कहते हैं बॉडी सेंट्रिक मॉडल ऑफ चॉइस। एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह सुबह उठे, आप फ्रेश हुए, उसके बाद आपने क्या किया? 4 पराठा खा लिया, मम्मी ने बनाया था, पराठा बनाया था और एक बहुत अच्छा चटनी बनाया था, बहुत स्वादिष्ट। और आपने कितना खा लिया? खाना था आपको एक, खा लिया आपने 4। फिर आप आए, कोचिंग में आए, और कोचिंग में आप सोचे आज फर्स्ट बेंच में नहीं बैठेंगे, आज मन कहाँ है? लास्ट बेंच। और लास्ट बेंच में बैठ के जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ, क्या हुआ आपका? और आप सोने लगे। तो ये क्या हुआ आपके साथ? आपने एक ऐसे चीज का चॉइस किया
अगर आपको उस समय ये पता होता कि यार ये जो 4 पराठा मैं खा रहा हूँ ना, ये मेरा शरीर बोल रहा है बार बार खाने के लिए, मेरे जीभ बोल रहा है, और ये मैं करूँगा तो ये हार्मफुल है, ये गलत चॉइस है, और उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल गया। तो ये एक एग्जांपल है बॉडी सेंट्रिक मॉडल ऑफ चॉइस का। सेकंड आपका है कॉन्शियस सेंट्रिक मॉडल ऑफ चॉइस। कभी भी आप चुनाव करते हैं, जैसे सेम एग्जांपल वही लेते हैं, आपने कहा पराठा बना है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बस एक ही खाऊंगा क्योंकि मेरा क्लास है और मुझे वो क्लास अटेंड करना है, मेरे लिए क्लास ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे पता है मैं एक से ज़्यादा खा लूँगा तो मुझे नींद आने लगेगा। तो कॉन्शियस सेंट्रिक मॉडल ऑफ चॉइस से आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही पराठा खाया, आप पाए यहाँ पे आप पढ़े, और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे थे आपका कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा था। तो ये कैसा चॉइस हुआ कि खाने के पहले, मतलब पढ़ाई के पहले कितना खाना खाना है। एक ही एग्जांपल से दोनों समझ में आ गया कि कोई भी चॉइस अगर करना है तो वो बॉडी सेंट्रिक कैसे होगा, कॉन्शियस सेंट्रिक कैसे होगा। और कुछ सिचुएशंस याद कीजिए। सर दोस्त करके बोला मूवी जाना है और हम लोग घर में बैठ के पढ़ने का मूवी चले गए। देखो मूवी देखने जाना है, दोस्तों ने कहा मूवी देखने जाना है रात को और आपको पढ़ने का मन कर रहा है, अरे मूवी देखने चले जाओ। देखो बात ये है ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना भी ये दोनों मॉडल से हो सकता है। आप जिस चीज को पढ़ रहे हो ना उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस जबरदस्ती उस चीज को पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, रटना चाहते हो, तो उस समय आपका कंसंट्रेशन वहां पे नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोई तुरंत भी, देखो जब मैं भी है ना, मुझे भी याद है मैं जब थोड़ा छोटा था, व्हेन आई वाज इन क्लास 10, जब एक बॉल का आवाज खाली आ जाता था ना, सारा ध्यान कहाँ चला जाता था। अब तो मतलब पढ़ाई पूरा गया, कितना भी मतलब ध्यानस्थ हो, एकाग्रता हो, लेकिन अगर एक बॉल का भी साउंड से क्या चल जाता था। तो प्रॉब्लम ये है ना कि उस समय जब मैं 10th में था तब मुझे किसी भी चीज का एप्लीकेशन नहीं पता था, बस उस चीज को कर रहे, मैथ्स है तो बस सॉल्व कर रहे, ट्रिग्नोमेट्री है तो बस ऐसे ही सॉल्व कर रहे। लेकिन आज मुझे हर चीज का एप्लीकेशन पता है कि ट्रिग्नोमेट्री को मैं अगर गिरिडीह से रांची आया हूँ या फिर रांची से फिर हजारीबाग आया हूँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह इस्तेमाल किया है। जहां भी मैं गूगल मैप देखता हूँ बहुत जगह ऐसे लिखाता है, ट्रायंगल दिखाता है, तो और मुझे जाना है पॉइंट A to B, और गूगल मैप दिखा रहा है कि आप पहले बेस जाओ फिर परपेंडिकुलर जाओ। नहीं, मैं हमेशा वो शॉर्टेस्ट रूट लेता हूँ, कौन सा, हाइपोटेनियस वाला, प्रोवाइडेड देयर इज नॉट मच ट्रैफिक। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन अगर आपको पता हो तब आपको कोई पार्टी में बुलाए, कोई मूवी में बुलाए, आप क्या बोलोगे, मेरे लिए पढ़ाई या मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्शियस से रिलेटेड है कि अपने कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाओ, और एक है अपने बॉडी को आगे बढ़ाओ। बॉडी क्या बोल रहा है, तुम पढ़ के क्या करोगे यार, तुम्हें बस खाना चाहिए और सोना चाहिए। हर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास मिनिमम 2 चॉइसेस रहेंगे, और जितनी भी चॉइसेस रहेंगे उसको 2 में क्लासिफाई कर दो। और अगर आप बॉडी सेंट्रिक चॉइस करते हो तो वो गलत डिसीजन होगा, और कॉन्शियस सेंट्रिक चॉइस करते हो तो वो सही डिसीजन होगा। पांडवों की तरफ से एक ही धनुर्धर थे, अर्जुन, इस साइड से 7 धनुर्धर थे, एक ही यहाँ पे था, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। मैं क्यों लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि जिनको मारना है सारे मेरे ब्लड रिलेशंस में ही आते हैं। तब कृष्ण उनको समझाते हैं कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो उसका सेंटर क्या है, बॉडी सेंटर है। तुम मोह अटैचमेंट में वो डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन गलत है। और अगर तुम्हें टोटल में देखो कि कौरव जो थे, जो इतना गलत काम करते थे,
लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं, उनको मारना सबसे बड़ा धर्म था उस समय का। तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था कि तुम्हारा अभी जो सेंटर है वो मोह का सेंटर है, उससे काम नहीं करना है, एक कॉन्शियसनेस का सेंटर से काम करना है। कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा कॉन्शियसनेस बढ़े और लोगों का कॉन्शियसनेस बढ़े। और उस समय एक ही कॉन्शियस सेंट्रिक काम था, वो था वो जो आपने सुना है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उस चीज में चीज मिसिंग है। कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म किस सेंटर से कर रहे हो? कर्म अगर कॉन्शियसनेस के सेंटर से कर रहे हो तब तो काम बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर बॉडी के सेंटर से कर रहे हो तो वो काम हमेशा गलत होगा। और पूरी सोसाइटी या फिर पूरा हमारा जो समाज है, हर चीज है वो बॉडी सेंट्रिक ही है, कॉन्शियस सेंट्रिक कहीं नहीं है। यूट्यूब का एग्जांपल ले लीजिए, या जो भी चीज आपके साथ होता है, जैसे आपका मेन क्या है, कोई समाज में आपकी कोई भी आएगा आपको क्या बोलेगा कि वो अच्छा से पढ़ाई करो, पैसा ज्यादा कमा लो, ये आपको ज्यादा सिक्योरिटी देगा, फिर आप क्या कर लो, शादी कर लो, बच्चे होने चाहिए, एक बड़ा घर होना चाहिए। ये सारे चीजों का सेंटर क्या दिख रहा है? बॉडी दिख रहा है। तो ये आपको क्लियर हो? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये आपने कहानी सुना है ना, बाइबल का कहानी है कि एक व्यक्ति अपना घर रेत पे बनाता है, तो जब भी तूफान आएगा, विंड आएगा या आंधी आएगा या बाढ़ आएगा, क्या होगा? रेत बह जाएगा, डूब जाएगा। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपना घर किस पे बनाते हैं? पत्थर पे। पत्थर पे बनाइएगा ना तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन उस घर को फिर कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। तो वो एक्चुअली में यही बोला जा रहा है, इंटरेस्ट के आधार पे चॉइसेस मत लो, अपना दिमाग लगा के कोई भी चॉइस या कोई भी निर्णय लो। और इसको शॉर्ट में हमने नाम दिया है इंटेलिजेंट चॉइस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पैसा एक माध्यम होता है शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, लेकिन कब ये पैसा ही लक्ष्य बन जाता है ये पता ही नहीं होता लोगों को। जैसे होता है ना कि कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला, वैसे पैसे के साथ भी है। देखिए सबके साथ, देखिए ये चीज को हम लोग को एग्री करना चाहिए कि बॉडी के भी कुछ नीड्स है। आज के डेट में जैसे मैं भी हूँ, मेरे कुछ नीड्स है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और इनके लिए कुछ मुझे पैसा चाहिए। बट क्या होता है लोगों के पास कि जो लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस तो है कि बढ़ेगा। आज अगर 50 लाख मतलब 50,000 आ रहा है, तो धीरे धीरे अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो बढ़ के वो 50 लाख। जैसे आपके पास मान लीजिए कि आज 3 दुकान से आपका मंथली प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए, तो आप दिमाग क्या लगाइएगा? वो 3 को अगर मैं डबल कर दूं, 6 कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट भी 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। तो वहां तक भी ठीक है, 2 लाख मंथली भी ठीक है, लेकिन आप बार बार दिमाग लगा रहे हैं, आप अपना सारा एनर्जी लगा रहे हैं कि ये 6 क्यों, मेरे पास 30 दुकानें होंगी। आनंदा चौक से बंसीलाल चौक तक जितने भी दुकानें होंगी वो किसकी होगी? मेरी होगी सर। तो मतलब कितना पैसा आएगा मेरे पास? करोड़ों आएगा। तो अब ये देखिए, पहले तो पैसा उसका क्या था? एक माध्यम था, वो बाद में क्या हो जाता है? लालच वही लक्ष्य बन जाता है। लालच नहीं ब्रो, कि लोग पैसा कमा रहे एंड इन themselves, and when things become end in themselves, then you can accumulate things no end without even bothering to inquire whether that accumulation is actually delivering you something or not. मतलब आप किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जो इकट्ठा कर उससे आपको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, तो सिर्फ बढ़ रहा है। और आज के डेट में बस एक नंबर बढ़ा है।
पैसे के साथ। तो पैसे के साथ ये सबसे बड़ा डीमेरिट है जितने भी लोग बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हैं। और देखिए एक बार जब पैसा बढ़ते रहेगा ना, तब अगर मैं उनको ये क्लास डिलीवर करूं, मान लीजिए कोई महीना का 5 लाख कमा रहा है और वो क्या सोचता, सिर्फ आपको हिस्ट्री बुक्स में मिलेगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर कॉलिंग को ये भी कहा जा सकता है ना अपने इंटरेस्ट पे करना, अगर उसको नहीं मिल रहा है। ये एक इन्होंने जो कहा है कि कॉलिंग का मतलब है अपने इंटरेस्ट से करना, तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये 2 तरह का व्यक्ति बोल रहा है। एक तो वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके लिए इंटरेस्ट का मतलब यही है। इंटरेस्ट का मतलब है कि बॉडी सेंट्रिक। तो आप जो इंटरेस्ट शब्द यूज कर रहे हो ना, इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी पीपल से रामानुजन भी अपने इंटरेस्ट पे ही काम करते थे, मैं बहुत टैलेंटेड व्यक्ति भी, और कितने साल के थे उस समय, मात्र 20 या 21 साल के थे जब वो सब इंसिडेंट हो रहा था। तो इनके पास, इनके जगह पे कोई होता तो वो क्या क्या करता? क्या मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास इतना जमीन भी है, मैं टैलेंटेड भी हूँ, तो मैं एक स्टेबल जिंदगी जीता हूँ। क्या उन्होंने ये किया? नो सर। क्यों नहीं किया? और देखिए उनको ये फॉर्मूला पता, बॉडी सेंट्रिक और कॉन्शियस सेंट्रिक। उनको पता था कि बॉडी आपसे क्या बोलेगा, पैसा कमा लो और एक शांतिपूर्ण जीवन, शांतिपूर्ण नहीं, आराम वाली जीवन जियो। लेकिन कॉन्शियस क्या कहेगा? कॉन्शियस कहेगा कि मुझे अच्छा नॉलेज चाहिए। और उस समय की परिस्थिति थी कि स्कूल्स थे नहीं, जो थे वो अंग्रेज के अंडर में थे, और अंग्रेज ऐसा तो कभी नहीं चाहते कि शिक्षा व्यवस्था को इतना अच्छा रखो कि भारत आज़ादी हो जाए। शिक्षा व्यवस्था को ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा रखा होगा जिससे भारत की गुलामी चलती रहे, तो इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ा। तो कॉन्शियस उस समय का यही बोलेगा कि आपको क्या करना है, अंग्रेजों से लड़ना है। एंड फिर तो आपको कहानी पता ही है, उनको ये थ्योरम पहली समझ में आ गई थी कि शरीर है उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, आराम चाहिए, और ये 60-70 साल बाद खत्म होने वाला है। तो जब खत्म होना ही है, जिसको खत्म होना ही, उस पर क्यों ध्यान दे? जो खत्म नहीं हो सकता है और जो सही है, कॉन्शियसनेस, चेतना जो सही है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इनका जो डिसीजन था वो प्योर कॉन्शियस सेंट्रिक था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। 2 दिन आप फास्ट करके देखिए, हालत खराब हो जाएगी। और फास्टिंग में भी अगर एक लाठी पड़ जाए 60 दिनों तक, कैन यू इमेजिन? इनका भी वही एग्जांपल है। तो देखिए हमारा कोर्स में मैंने सिर्फ 2 चीजें डिस्कस की है। इंटेलिजेंट कॉलिंग, इंटेलिजेंट चॉइस से कैसे हम डिसीजंस, ये चुनाव ले सकते हैं, और दूसरा मनी वर्सेस कॉलिंग। तो हमारे कोर्स में इतना ही है। अब एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इन वर्क्स इन्वॉल्व्स कॉलिंग और हार्टफुल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट चॉइस। फर्स्ट, प्लेइंग क्रिकेट। आप बस ऐसा बोली ना कि प्लेइंग क्रिकेट बॉडी सेंट्रिक है या कॉन्शियस सेंट्रिक है? सर बॉडी कैसे? महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट में इतना अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, क्या हम बोलेंगे कि उनका बॉडी सेंट्रिक काम है, कॉन्शियस सेंट्रिक? खेलने वाले पे डिपेंड कर रहा है। खेलने वाला अगर क्रिकेट इसलिए खेल रहा है कि मुझे क्या मिले, फेम मिले। फेम मतलब क्रिकेट में आपको पता है ना, एंड में आपका एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, पैसा भी आने लगा, डबल बेनिफिट का सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट में सर वो बहुत वास्ट है, और जो हम लोग सोचते हैं आएगा वो नहीं आता, और जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं सर वो आ जाता है। विकास त्रिवेदी सर को जानते हैं? दिव्या कीर्ति सर। तो विकास सर का एक स्टेटमेंट है कि अगर सच में अगर आप देखेंगे झारखंड का सिलेबस देखेंगे या आई थिंक उत्तराखंड का,
तो वो यूपीएससी का सिलेबस से 3 टाइम्स है। तो इस चीज को कैसे करें? इस बीच में बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे थे वो क्या करें? देखिए, सिलेबस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल आपको बाहर से देख के लगेगा कि जेपीएससी का सिलेबस यूपीएससी से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन कुछ ऐसा किया था कि वो यूपीएससी का 1/10 हो गया। देखिए, अगर आपके पास बस 2 चीजें हो, एक जेपीएससी का सिलेबस और सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आप एनालाइज अगर खाली कर लीजिए, मैं छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ आपके सामने, वो 10% पे घट जाएगा। कैसे? फर्स्ट थिंग, जेपीएससी में ही ऐसा होता है जहाँ पे मेंस में अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको बस 5 अटेंड करना है, एक्चुअली 8 में 4 करना है। आप मेंस का कोई भी पेपर देखिए, 8 क्वेश्चन है, उसमें 4 अटेंड करना है। और कोई भी आप सब्जेक्ट देखिएगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री का सेक्शन है, सेक्शन ए में करना है 2, तो आप 2 ही सेक्शन पढ़िए ना। तो मैंने हिस्ट्री में क्या किया था, मैंने सोचा था कि मॉडर्न अच्छा है, मॉडर्न पढ़ते हैं और मॉडर्न के साथ थोड़ा थोड़ा सा झारखंड पढ़ लेंगे। एंशिएंट और मिडिवल मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया। 50% क्रांति पे आया, बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट था उस पे लिखना है, तो ऑब्वियसली वो टॉपिक नहीं आएगा। मॉडर्न में भी वही काम कीजिए, वो वाला जो टॉपिक है वो बांग्लादेश का 2016 का जो क्वेश्चन था, बांग्लादेश का लिबरेशन मूवमेंट और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन था, तो वो टॉपिक आप हटा दीजिए, फिर थोड़ा सा कम हो गया। 25% आप बहुत, देखिए मैंने ये स्ट्रैटेजी किया था। एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में मुझे ऐसा लगा कि एंशिएंट का क्वेश्चन ज्यादा आसान है। एंशिएंट का क्वेश्चन था कि राइट डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मुझे उस क्वेश्चन में लगा ना कि क्वेश्चन, और 40 नंबर का क्वेश्चन है, 8 पेज लिखना है, तो मुझे लगा क्वेश्चन आसान है और 4-5 जो फीचर है कि ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, टाउन प्लानिंग, ये सब सबको पता है। इसमें बस क्या करना था, अगर आपके पास ऐसा स्किल है कि आप छोटी चीज को भी बड़ा लिख सको, तो वो मैंने उस क्वेश्चन पर अटेंड किया। और मैंने पहला पेज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा, नेक्स्ट पेज में फीचर्स, कि फीचर्स पे ही क्वेश्चन था, मैंने सोचा हर फीचर पे एक पेज लिखना है। पहले टाउन प्लानिंग लिखा, तो टाउन प्लानिंग, टाउन दो आम लोग रहते थे और मैंने उसका एक डायग्राम भी बना दिया, वो भी कुछ स्पेस ले लिया। और फिर सेकेंड पॉइंट, ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, हाउसेस वेयर रेक्टेंगुलर, ऐसे करके फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। तो मैंने कुछ इस तरह से अटेंड किया था। देखिए बहुत बार होता है ना कि सिलेबस, तो वो तो आपको करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को हटाना होगा, और जिस चीज़ों को हटाए है उस चीज़ों में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कुछ लिख सके, ऐसा कैपेबिलिटी डेवलप करना होगा। तो वो हो जाता है, देख के वो बहुत बड़ा लगता है जेपीएससी का सिलेबस, लेकिन है छोटा सा, अगर आप उसको बहुत बारीकी से देखें। या सक्सेस करना जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन। सक्सेस ज्यादा वैल्यूबल है, तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि सक्सेस क्या है। पहले किसी भी डायरेक्शन, देखिए आप जो, एक्चुअली मेरा एक सक्सेस पे भी प्रोग्राम है। आज जैसे कैरियर काउंसलिंग पे मेरे पास 4 प्रोग्राम है, एक कैरियर काउंसलिंग, सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन। तो आप जो सक्सेस बोल रहे हैं, देखिए हमने जो क्लास किया उसी में बता रहे हैं कि आप जिसको सक्सेस मान रहे हैं ना, वो डबल लॉस में है। आप उस व्यक्ति को सक्सेसफुल मान रहे हैं जिसके पास 4 तल्ला बिल्डिंग हो या बैंक में 5 करोड़ पैसा हो, तो वो एक्चुअली डबल लॉस में है। डबल लॉस हमने डिस्कस किया है कि वो उस सक्सेस को पाने के लिए या पैसे को पाने के लिए उन्होंने जो मेहनत किया है, वो मेहनत ऐसे काम पे कर रहे हैं जिस काम से उनको कुछ लेना देना नहीं है।
उस काम को करके उन्हें करने से ही आपको खुशी नहीं मिल रहा है, कि आपको नहीं लगता कि वो आपके लिए पनिशमेंट है? भले ही उसमें कितना भी पैसा मिल जाए। ये पहला नुकसान हुआ सक्सेस का। सच में आपके पास मिल गया, सच में आपने बिजनेस अपने मॉडल से अपने 5 करोड़ रुपए बना लिया, अब उस पैसे का आप क्या कीजिएगा? ऐसे व्यक्ति उस पैसे का क्या करते हैं? बैंक अकाउंट में रखे रहते हैं। लास्ट में जब वो मर जाते हैं तो वो ट्रांसफर किस पे हो जाता है? उनके बच्चों पे हो जाता है। तो उस पैसे का भी उन्होंने क्या किया? और वही अगर एक इंटेलेक्चुअल आदमी के पास वो पैसा होता तो वो अच्छे कामों में लगाता, जैसे आपने कहा कि भूखे लोगों को खिलाना है, तो उस 5 करोड़ से कोई एक ऐसा संस्था खोल देता, कोई एनजीओ खोल देता जो सच में जो नीडी है उनको खाना खिला सके। और एक बात और फैक्ट है, मैं बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स का, मोर देन 40 करोड़ पीपल, और एग्जैक्टली कहा जाता है 29 करोड़ पीपल बीपीएल के बिलो है, जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग सक्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया कि सक्सेस अगर वो सक्सेस है तो वो किस फायदे का है, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और रही बात ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी भी 2 तरह का होता है, एक बॉडी सेंट्रिक होता है और एक कॉन्शियस सेंट्रिक। आप जैसे बहुत ऑनेस्ट हो, लेकिन वो ऑनेस्टी आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ा ही नहीं रहा है, तो वो ऑनेस्टी किस काम का? ऑनेस्ट, अगर आपकी ऑनेस्टी आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है तब वो सही है। जैसे कि आपने कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ अभी इंटरेक्शन कर रहा हूँ और मैं ऐसा हर स्कूल में करता हूँ, मुझे पसंद है, कोचिंग्स में करता हूँ, और इसके प्रति मैं पूरा ऑनेस्ट हूँ कि मंथ में, मतलब मुझे जब भी टाइम मिले, मंथ में अधिकांश होता है कि 7-8 सेशन ऐसा हो जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो इसके प्रति कोई ऑनेस्टी है, और ये ऑनेस्टी मेरा भी कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा है और आपका भी बढ़ा रहा है, और जो वीडियो देखेंगे उनका भी बढ़ा रहा है, तो ये ऑनेस्टी सही है। लेकिन आपकी कोई ऑनेस्टी है जो आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ा ही नहीं रही है, तो वो ऑनेस्टी किस काम की? ये आसपासी समाज में उन लोगों को देख लीजिए जो बहुत ऑनेस्ट है, वो कैसे है? वो सबसे कमजोर रहेंगे, वो वैसे रहेंगे जिनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वैसा ऑनेस्टी मत रखिए। अगर ऑनेस्टी सही है ना, तो उसके पीछे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और जितना पैसा, फेम, हर चीज़ है सब आ जाएगा। वैसा ऑनेस्टी अगर है तो सही है। तो आपने जो सवाल पूछा था, ऑनेस्टी बड़ा है या फिर सक्सेस बड़ा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपके लिए ऑनेस्टी क्या है, आपके लिए सक्सेस क्या है। जैसे कि हम लोग घर में और कोचिंग में वो क्वेश्चन बना लेते हैं, और एग्ज़ाम में जाके वो क्वेश्चन जल्दी नहीं बन पाता है, उसके लिए बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन वही सवाल अगर एग्ज़ाम में आए तो हम उसको नहीं बना पाते हैं। तो इसका ये है ना कि देखिए, कोचिंग में है ना, एक बार में एक ही चैप्टर पढ़ाया जाता है, और वो चैप्टर को कम से कम 3-4 क्लास तो खींचा जाता है, आपका ध्यान पूरा वहीं पे रहता है, तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख ही लीजिएगा। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, एक ही साथ कम से कम 500-600 चैप्टर्स का डिमांड है, तो वहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो इसमें करना ये है कि कोचिंग पे ध्यान नहीं देना है। देखो, कोचिंग में इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि वो एक ही बार में एक ही चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, आप उसमें कितनों मास्टरी हासिल कर लीजिए, बाकी सब चीज़ तो छूट जा रहा है ना। आपका दिमाग होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो आपके माइंड में मल्टीपल चैप्टर्स एक बार में होने चाहिए। किसी भी चीज़ में ना, कोई भी चैप्टर में, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ये क्लास किया, अभी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत इंटरेस्ट आ गया होगा, अभी आप जाइएगा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पढ़ रहे हैं, 2 महीने तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कितना आ रहा है? 1-2, और केवल पढ़ रहे हैं कहानी को, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जो एग्ज़ाम निकालने वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या कहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, मार्क के अकॉर्डिंग सबको वेटेज देता है और उस हिसाब से आपको खुद को ट्रेन करना होगा। फिर आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत स्ट्रांग है और कोचिंग में पोस्ट इंडिपेंडेंस आज पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आप स्किप कर जाइएगा, क्योंकि मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रांग है, मैं दोबारा क्यों पढूं? मैं घर पे रह के एंशिएंट पढ़ लूंगा जो मेरा कमजोर है। तो वो ट्रेनिंग आपको करना होगा। देखिए अभी आप लोग है ना कोचिंग पे बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन आपको अपना सेंटर है ना एग्जाम सेंट्रिक रखना होगा। अच्छा, और एक बात मैं बता दूं कि मेरा नॉलेज बहुत कमजोर है। अगर आप टेस्ट करने जाइएगा, ये जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं, आप मुझे झारखंड के हिस्ट्री में कुछ भी पूछिए, आई डोंट नो एनीथिंग। और बहुत सारे टीचर झारखंड का पूरा इतिहास जानते हैं कि 350 बीसी में ये हुआ था, 360 बीसी में इसने ये किला बना, मुझे कुछ नहीं पता है। तो क्योंकि मेरा सेंटर था, जब मुझे एग्जाम निकला, तो देखिए दो अलग सेंटर होता है कि आपको पढ़ना है, ये अलग चीज होता है, और आपको एग्जाम निकालना है, ये अलग चीज है। तो जो एग्जाम निकालने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास मोह माया नहीं होता है, ना उसके पास इतिहास से मोह माया होता है, ना इतिहास के टीचरों से मोह माया होता है। उसको बस क्या लेना देना है, सिलेबस से। उसको पता है कि अच्छा जैसे टीचर है, मान लो हिस्ट्री बहुत डीप में पढ़ा रहे, अरे डीप में इतना क्यों जान, तो वो आपको करना पड़ेगा। आपको अपना सेंटर है ना, और जो एग्जाम सेंट्रिक होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग प्रिपरेशन होता है। उसमें हर चीज पढ़ना है विदाउट मोह माया, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। तो कोचिंग पे उतना ही ध्यान दीजिए जितना वो आपके एग्जाम में हेल्प करे। मैं किसी कोचिंग को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। क्या है, 2016 में हुआ था 6 JPSC, 17 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ। जिसने कुछ भी पढ़ा होगा वो 2022 आके बुला लिया था। 2021 का फरवरी में इसका फॉर्म आया था, तब सब लोग एक जैसे थे, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो जैसे इसका फॉर्म आया, तब तक मैं थोड़ा सा यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मुझे एक प्रिंसिपल पता थी, मतलब ये जो कोर्स है ये मैंने भी कहीं पे किया है। तो वो कोर्स ये कहता है ना कि एक सूत्र है, वो भी मैं आपको बता दूं कि मंजिल की बात करने में मजा बहुत है मगर उपयोगिता बहुत कम। आपके आगे जो सीढ़ी है उसी की बस उपयोगिता है। मैंने जेपीएससी के लिए बस यही स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था। देखिए लोग क्या है ना, यूपीएससी का भी पढ़ रहे हैं, सीजीएल का भी पढ़ रहे हैं, बैंकिंग का भी पढ़ रहे हैं, बीपीएससी भी लिख रहे हैं। मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम, मैंने इस एग्जाम को सिर्फ निकाला नहीं है, मैंने आज तक सिर्फ एक ही एग्जाम दिया है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जैसी जेपीएससी का फॉर्म आया है, फॉर्म मैंने भरा और मुझे पता था कि ये सूत्र फॉलो करना है, हर चीज छोड़ देना, सिर्फ जेपीएससी के लिए पढ़ना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं सपोज 7 घंटे पढ़ता था, 7 घंटे में पहले मैंने किया कि 5 घंटा यूपीएससी पढ़ना है, 2 घंटा एक मैंने दोस्त को बुलाया कि तुम रीडिंग करोगे, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, या मैं रीड करूंगा, तुम एक्सप्लेन करोगे। जीपीएससी ऐसे स्टार्ट किया था हमने। इसमें तो जीपीएससी का सिलेबस भी ऐसा है कि आपको एकदम मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो ऐसे स्टार्ट किया और धीरे धीरे है ना यूपीएससी छूटते गया, क्योंकि मुझे किसी चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल है। मुंह अटैच होता है, पैसा भी कितना, कम से कम 50-60 हज़ार का मटेरियल मैंने लाया था, वो सब चीज़ों को छोड़ना कितना मुश्किल है। तो ऐसा होते होते 2 महीना हो गया और 2 महीने बाद ही आपका जेपीएससी का प्रीलिम्स था। तो उस समय अगर जेपीएससी होता तो शायद मेरा नहीं हो पाता। फिर क्या हुआ, वो 3-4 महीने एक्सटेंड हो गया कोरोना की वजह से,
और तब तक मेरा हर मुंह माया छूट गया था। मेरा लक्ष्य सिर्फ क्या था? जेपीएससी। मेरे दिमाग में सिर्फ जेपीएससी घूमता था और मेरे पास हमेशा एक चीज़ रहता था, मुझे आज भी जेपीएससी का सिलेबस पूरा याद है, हर पॉइंट याद है। जेपीएससी का सिलेबस मेरे पास हमेशा रहता था कि सिलेबस को देखना है और उसी के अनुसार पढ़ना है। और सिलेबस बहुत क्रिस्प है। आपको एंशिएंट में मात्र और मात्र 10 चैप्टर पढ़ना है। ज्योग्राफी का फिजिकल में भी मात्र 11 ही पॉइंट है, 11 चैप्टर ही पढ़ना है। और बुक आप लीजिएगा तो उसमें 20 चैप्टर होगा, 30 चैप्टर होगा। तो मैं हमेशा पहले सिलेबस देख लेता था, सिलेबस में चैप्टर है तो उसको पढ़ना है। सिलेबस में नहीं है, जैसे सिलेबस में हिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ नहीं, उसमें एकदम डिटेल टॉपिक दिया हुआ है और आप जेपीएससी हमेशा टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। और उसमें ऑप्शन भी रहता है, 8 ऑप्शन है, 8 में से 2 अगर आउट ऑफ टॉपिक आ गई तो क्या हुआ, 6 में 4 तो अटेंड करना है। तो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी का मेरा ये पॉइंट था कि मेरा 1 फोकस हो गया था जेपीएससी। और जब 1 फोकस हो जाता है ना, तब पूरी कायनात ही आपको हेल्प करने लगती है। हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ हेल्प मिलते रहा। तो ये 1 फोकस, जो 1 अटेंशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक डाइवर्टेड अटेंशन वो कहीं आपको ले नहीं जा पाएगा। और मैं सबको कहता हूँ कि झारखंड के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये 5 साल में एक बार आएगा या 4 साल में एक बार आएगा, लेकिन जब एक बार आएगा ना, और जिसका थोड़ा सा भी उसमें पकड़ रहेगा वो निकाल लेगा, और जो निकाल लिया मतलब सेट होगी। कई चीज़ें हम सर से सीखे। एक बार देखिए, जैसा सर ने आप लोगों को समझाया, आपने करने से नहीं मिलता जो हमें अच्छा लगता है। सफलता हमें उन चीज़ों को करने से मिलता है जो सफलता पाने के लिए रिक्वायर्ड है। प्रॉब्लम क्या होती है आज के युवा के साथ कि उसको जो टॉपिक पसंद है वो ज़्यादा पढ़ता है, वो ये नहीं देखता है कि ये सिलेबस का हमारा पार्ट है कि नहीं। आपको कोई मैथ्स का टॉपिक अच्छा लगता है, आप उसको बार बार बनाते हैं। कोई टॉपिक आपको पसंद नहीं है, आप नहीं बनाते हैं, लेकिन मे बी कि वो आपका एक मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो ये आपको अच्छा क्या लगता है, आपको अच्छा क्या नहीं लगता है, ये कभी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सर ने बताया कि अगर एंशिएंट का रिक्वायरमेंट है तो एंशिएंट आपको पढ़ना होगा, भले ही आपको मिडाइवल पढ़ने का मन हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड 1 एम 1 गोल, एक एम कीजिए, उसके लिए मर मिटिए, जो भी करना है कीजिए, और उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं होगा तो सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़िएगा ना, तो पैसा और ग्लैमर ये एक बाय प्रोडक्ट है। एनीथिंग, आपको क्या लगता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि मैं पैसों के लिए पढ़ाता हूँ, क्या लगता है? इच्छा से पढ़ाता हूँ। और सर को भी मालूम है, और इवन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, आई हैव स्टार्टेड वेरी स्क्रैच। सर से भी मैं जब पहली बार मिला था, आप एक पूछ लीजिएगा, आई हैव नेवर डिमांडेड हिम फॉर मनी, नेवर। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस प्रोफेशन ने मुझे जितना इज्जत, जितना ग्लैमर, जितना पैसा दिया है, मुझे कोई प्रोफेशन नहीं देता, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है मैं दिल से काम करता हूँ। एंड यू नो इट वेरी वेल कि मैं जो भी आपके पास अगर आधा घंटा भी खड़ा हूँ तो मैं वो दिल से ही खड़ा होता हूँ। और ये जो पैसा, ये ग्लैमर, ये सारी चीज़ें हैं, इसका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। तो आप भी जो आपको करना है इससे पीछे लग जाइए। और ये जो कोर्स आपको सर ने डिस्कस किया, दैट इज रियली अ वंडरफुल कोर्स। मैं खुद चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं इस चीज के पीछे लगे और वन डायरेक्शन और एम रखें। आप कोचिंग आते हैं, कोचिंग सच में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता, जैसा कौशिक सर ने बताया। बस कोचिंग क्या करता है, आपके काम को आसान करता है। जो सेलुलिज्म का टॉपिक पढ़ने में आपको खुद से 1 महीना लगेगा, वो कोचिंग आपको 10 घंटे में कराता है, और आपका माइंड क्रिस्प हो जाता है कि मुझे ये अच्छे से समझ में आता है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। बाकी कोचिंग का आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। इट इज द ओनली यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
क्लियर विद एवरीवन? बाकी हम लोग हैं, सर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से और मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने मैनेजमेंट के लिए ताली बजाएं कि जिन्होंने आपको जिस भी बच्चे के पास बुक जाएगा वो सबसे पहले इसका कंटेंट खोलिए। कंटेंट आपने खोल लिया, कंटेंट में सारा चैप्टर पढ़िए। आपके लिए एक चैप्टर काफ़ी है पढ़ना। आप ये देखिए कि कौन सा चैप्टर आपसे रिलेटेड है। जैसे आपने पढ़ा व्हाट इज अ राइट डिसीजन, हाउ टू नो व्हाट वन मस्ट डू, फॉरगेट विनिंग, फर्स्ट चूज द राइट बैटल। जो आपको लगता है कि जो चैप्टर आप पे सूट कर रहा है, आप बस उसी चैप्टर को पढ़िए। ओनली वन चैप्टर, उसका PDF बना लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, और उसमें भी 1-2 रूल दिया हुआ रहेगा। उस रूल को जब तक आप जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक ये कोर्स और ये बुक यूजलेस है। लेकिन जहां आपने उतार लिया, इट विल चेंज योर लाइफ। ओनली वन चैप्टर, ओनली वन रूल। पूरे बुक में से कोई भी चूज कीजिए। और इस बुक के बारे में बता दो कि इट इज रिटन बाय आचार्य प्रशांत एंड इट इज बेस्ड ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। जो अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा था कि लड़ाई करे कि नहीं करे, और कृष्ण ने उनको जो बताया उसी को मॉडर्न वे में। जैसे मान लीजिए कि आपको UPSC नहीं करना है, या फिर किसी ने भी कहा ना कि मुझे भूखों को खिलाना है, एक वैसा कोई सेंटर खोलना है, तो फिर आप अभी कंटेम्पलेट करेंगे कि उसको खोले कि नहीं खोले। और हर स्टेज में आपको जो डिसीजन मेकिंग का जरूरत पड़ेगा, दिस बुक इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। आप उसको रेफर कीजिए कि सर ने क्या क्या हमें बताया, आप मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि सर फिर से आए और ऐसी फैसिलिटीज आपको मिलती है। अगर आपको लगता है पढ़े बिना कॉल नहीं कीजिए। बिल्कुल, इसीलिए तो समय 1 महीना इन लोग को दे रहे हैं सर। टेक योर टाइम, 1 महीना पढ़िए, और आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी कि 2-3 दिन क्लास भी बंद रहेगा दुर्गा पूजा को लेकर के, उस टाइम ज्यादा इस चीज पे फोकस कीजिए, बाकी इस चीज से केंद्रित रखिए, है। और सर को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम और सर रिक्वेस्ट करेंगे एक बार और आए और हमारे बच्चों के साथ, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू भाई।